प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे 5वीं कक्षा के पाठ 3 मेरी शिक्षा के बारे में। मेरी शिक्षा पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का एक अंश है। सबसे पहले आपने कविता पढ़ी थी जिसमें तुकबंदी और लय होती है। फिर आपने कहानी पढ़ी जिसमें कुछ काल्पनिक पात्रों के माध्यम से लेखक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। और फिर आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं और अनुभवों को ईमानदारी से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखी हुई कथा। तो आत्मकथा में व्यक्ति अपने बारे में ही लिखता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा के अंश को हम थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें मैं, मेरा, हम, अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आत्मकथा इसी तरह से लिखी जाती है। तो आत्मकथा के बारे में और जानने से पहले हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने ये कुशल वक्ता, प्रशासक और साहित्यानुरागी थे। वक्ता मतलब बोलने वाला, यानी कि वो बहुत अच्छा भाषण देते थे। वो अपने बात कहने में बहुत ही कुशल थे। प्रशासक मतलब कि वो बहुत अच्छा शासन करना जानते थे। जैसा कि हमने जाना कि वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो मतलब उन्होंने हमारे देश का शासन चलाया था। तो इसलिए वो बहुत ही, उन्होंने जब वो राष्ट्रपति थे तो ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी कि आज भी मिसाल दी जाती है। साहित्य अनुरागी मतलब साहित्य से प्रेम करने वाले। वे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। वे इन सभी भाषाओं में बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकते थे, मतलब भाषण दे सकते थे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वे लोगों को बहुत प्रिय थे, इसलिए उनको देश रत्न या फिर राजेंद्र बाबू कहकर भी पुकारा जाता था। और उन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। वे 12 वर्षों तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 में उन्होंने अपने इस पद से अवकाश ग्रहण किया। अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। तो अब हमने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लिया। आइए अब हम इनकी आत्मकथा का जो अंश हमारी किताब में है उसके बारे में जानते हैं। तो 5 या 6 बरस की उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी का अक्षरारंभ उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार बिस्मिल्लाह के साथ कराया गया। मौलवी साहब ने करवाया। अक्षरारंभ मतलब अक्षर पढ़ने की शुरुआत। प्रथा जो हमारी मान्यताएं पहले से चली आ रही हैं उन्हें हम प्रथा कहते हैं। बिस्मिल्लाह मतलब किसी कार्य का शुभारंभ, जो हम शुरुआत करते हैं उसे बिस्मिल्लाह कहते हैं। और मौलवी जो कि उर्दू या फारसी पढ़ाते हैं उन्हें मौलवी कहा जाता है। और मौलवी साहब के सुपुर्द एक तो राजेंद्र प्रसाद और उनके 2 और चचेरे भाई किए गए। सुपुर्द मतलब सौंपना, चचेरे भाई जो चाचा के बच्चे होते हैं उनको चचेरे भाई कहते हैं। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे और वो इन सब के लीडर भी थे। वे शरारती भी थे और खेल कूद में भी सबसे आगे थे। इनके यमुना प्रसाद जी के एक चचा थे
जो कि बहुत ही मजाक पसंद थे। मतलब उन्हें मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ मजाक पसंद ही थे, उनमें और भी बहुत सारे गुण थे। वो घुड़सवारी करना जानते थे, बंदूक चलाना जानते थे, गुलेल चलाना जानते थे और शतरंज भी बहुत अच्छा खेलते थे। और उन्हें फ़ारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और वो राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी के छोटे भाई थे और उन्हीं की तरह ही गुणी थे। बलदेव चचा मजाक पसंद थे और जो मौलवी साहब थे वो विचित्र व्यक्ति थे। विचित्र मतलब वो बहुत ही अजीब थे, उन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने की आदत थी। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते थे। अगर उन्हें कुछ नहीं भी आता है तब भी वो कह देते थे कि ये मुझे आता है, मैं इसमें बहुत निपुण हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो बलदेव चचा तो मजाक पसंद थे, वो उनकी इस बात को भांप गए। वो मौलवी साहब को अपनी बातों में फंसा लेते थे और उनको शतरंज खेलने के लिए मना लेते थे। और मौलवी साहब कभी भी शतरंज में चचा से नहीं जीत पाए। लेकिन बच्चों के लिए ये मजाक का विषय हो गया था। वो सब इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे खेल को बहुत ही कौतूहल से देखते थे। कौतूहल मतलब उत्सुकता से देखते थे और बच्चों को इस सब में बहुत मज़ा आता था। तो इसी तरह राजेंद्र प्रसाद जी और उनके भाइयों की पढ़ाई मजाकों के बीच चलती रही। फिर दूसरे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सीख नहीं रहे थे, इसलिए दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया। दूसरे मौलवी साहब बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे और अनुशासन प्रिय थे। वे बच्चों को अनुशासित रखते थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। और बृहस्पतिवार की दोपहर से लेकर शुक्रवार की दोपहर तक फ़ारसी की छुट्टी रहती थी। उस बीच में बच्चों को गणित सिखाया जाता था और बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। बच्चे सुबह उठते के साथ ही मौलवी साहब के साथ पास पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे। मौलवी साहब वहीं पर एक कोठरी में रहते थे और सभी बच्चे वहीं पर आंगन में बैठकर पढ़ते थे। आंगन में तख्तपोश पर बैठकर पढ़ते थे। तख्तपोश एक लकड़ी की चारपाई की तरह ही होता है, लेकिन चारपाई रस्सी से बुनी हुई होती है और तख्तपोश पर लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। और बच्चों को याद करने के लिए सबक दिया जाता था और जब बच्चे याद करके सुना देते थे तो उन्हें नया सबक याद करने के लिए दिया जाता था। और सूर्योदय होने पर नाश्ते के लिए बच्चों को छुट्टी दी जाती थी। बच्चे अपनी माँ के पास जाकर नाश्ता करते थे और नाश्ता करने के लिए प्रायः आधे घंटे की छुट्टी दी जाती थी। ये नहीं कि बच्चे खेलते कूदते रहें, नहीं, उन्हें बस आधे घंटे के लिए ही नाश्ता करने की छुट्टी मिलती थी। फिर सबक सुनाना होता था और सबक सुनाने के बाद बच्चों को तख्ती पर काम करने के लिए दिया जाता था। तख्ती लकड़ी की बनी होती थी। जैसे बच्चों आपने स्लेट देखी होगी, स्लेट पर आप चौक से लिखते हैं, तख्ती पर भी लिखा जाता था, लेकिन उसे साफ़ करने के लिए उसे पानी से धोना पड़ता था। फिर तख्ती पर काम करने के बाद बच्चों को नहाने और खाने की छुट्टी दी जाती थी। ये प्रायः 1.5 घंटे की छुट्टी होती थी। बच्चे नहाकर और खाना खाकर वहीं तख्तपोश पर सो जाते थे। और मौलवी साहब वहीं पर चारपाई पर सोते थे और फिर नहाने और खाने के बाद उनको दूसरा सबक याद करने के लिए दिया जाता था और सबक सुनाने के बाद ही बच्चों को खेलने के लिए छुट्टी दी जाती थी। शाम को बच्चों को जल्दी नींद आने लगती थी और अगर मौलवी साहब पलक झपकाते हुए देख लेते तो बच्चों को मार पड़ती थी। तो इसलिए बच्चे क्या करते थे, जल्दी छुट्टी के लिए उपाय सोचते थे। लेकिन इनके नेता या कह लो यमुना प्रसाद जी थे, तो वही छुट्टी का उपाय करते थे। वो शरारती भी थे, खेलों में आगे भी थे और
सब कुछ वही करते थे। तो छुट्टी का उपाय भी यमुना प्रसाद जी ही करते थे। वे दिए में एक रेत की पोटली रख देते थे, जिससे कि रेत जो है वो तेल को सोख लेती थी और दिया जल्दी बुझने लगता था। तो दिया जल्दी बुझने लगता था तो फिर मौलवी साहब दाई माँ को डांटते थे कि तुमने दिए में तेल कम क्यों डाला, और फिर मौलवी साहब को मजबूर होकर बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती थी। तो जितना भी फ़ारसी का ज्ञान हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि उन्हीं मौलवी साहब के कारण हुआ। और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ा। छपरा जब वो जाने लगे तो उन्हें मौलवी साहब से बिछड़ने का बहुत दुख हुआ, और मौलवी साहब को भी बच्चों से बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। अब हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा कि शिक्षा में अनुशासन का बहुत महत्व है। बच्चों, आपने देखा कि पहले वाले मौलवी साहब अनुशासित नहीं थे, तब बच्चे भी अच्छा नहीं सीख रहे थे और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। और जब दूसरे मौलवी साहब आए, वो अनुशासित थे और उन्होंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, और बच्चे उनसे बाद में बहुत खुश भी हुए क्योंकि उन्होंने सीखा। तो इसी तरह से जैसे आप लोगों को स्कूल में घर से करने के लिए काम दिया जाता है, जो बच्चे अनुशासित होकर रोज़ का काम रोज़ करते हैं वो बहुत अच्छा सीखते हैं, और जो बच्चे अच्छे से रोज़ का काम रोज़ नहीं करते हैं वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। और जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं वे अपने सारे काम समय पर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सूर्य अपने समय से आता है और समय से जाता है, चंद्रमा अपने समय से आता है और अपने समय से जाता है, और सभी ऋतुएं भी अपने समय से आती हैं और अपने समय से जाती हैं। और घड़ी जो कि हम हमेशा देखते रहते हैं, वो टिक टिक करते हुए बिल्कुल अपने समय से चलती है और समय से आगे बढ़ती है। तो हमें भी उसी तरह से सभी काम अनुशासित होकर बिल्कुल समय से करने चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम अनुशासन से करता है वो बहुत ही तरक्की करता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठें और सुबह उठकर अपने सारे काम जल्दी निपटाएं और समय से स्कूल पहुँचें, और फिर स्कूल से घर जाएं और समय से घर पहुँचे, ये नहीं कि रास्ते में खेलने लग जाएं, और फिर समय से अपना खाना खाएं और स्कूल का काम करें और फिर खेलें कूदें, और फिर शाम को समय से सो जाएं, क्योंकि समय से सोएंगे तभी समय से उठेंगे और अपना सारा काम समय से करेंगे और जीवन में तरक्की भी करेंगे। शिक्षा के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है, हमने यह भी जाना। आपने देखा कि उस समय भी बच्चों को खेलने के लिए समय दिया जाता था। ये नहीं है कि आप बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेल कूद भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। खेलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, रक्त संचार सही होता है, और हम अपने सभी कामों को सही से करने के लिए भी खेलों से ही सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, खेलों में कुछ बच्चों की टीम होती है, एक साथ खेलते हैं और फिर वो आपसी सहयोग सीखते हैं, अपनी टीम के लिए सहयोग करते हैं और सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ वो अनुशासन भी सीखते हैं कि एक साथ मिलकर कैसे अनुशासन में रहकर हम खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो इसीलिए जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और हम अपने जीवन में खेलों को भी साथ में रखेंगे तो हम बहुत अच्छा सीखेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार होते हैं तो हम उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं जितने अच्छे से हम स्वस्थ रहते हैं तब सीख पाते हैं। तो इसलिए खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, और ये बात हमें राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा से भी पता लगती है। झूठे दावे मजाक का कारण बनते हैं। आपने देखा कि जो पहले वाले मौलवी साहब थे वो बहुत ही झूठ बोलते थे, हर चीज़ में अपना दावा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं शतरंज खेल सकता हूँ। तो लोग उनकी बात को समझ जाते थे कि इनका दावा जो है वो झूठा है,
और फिर वो उनसे मजाक करते थे और वो उन मजाकों में दूसरों के लिए उपहास का कारण बनते थे। तो इसी तरह से बच्चों, आपको भी ऐसे दावे नहीं करने हैं, आपको दूसरों के लिए मजाक का कारण नहीं बनना है। आपको जो आता है अपनी बात मजबूती से कहनी है, और जो नहीं आता है उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। अब हम जानते हैं, यह उन दिनों की बात है, उन दिनों मतलब 1890 के आसपास। हमने जाना कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, तो 5-6 बरस के बाद ही उनका अक्षरारंभ शुरू हुआ। तो मतलब ये 1890 के आसपास की जो उन्होंने बातें लिखी हैं तब की हैं। तो हमने जाना कि उस समय लाइट नहीं होती थी, बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ते थे। दिए की रोशनी वैसे तो कम होती है और दिया जल्दी बुझ जाता है, और उसके बुझने के लिए वो उसमें रेत की पोटली रखते हैं, और दिए में दोबारा तेल नहीं डाला जा सकता था क्योंकि वो गर्म हो जाता था। तो लेकिन आजकल तो आप सबके लिए सुविधा है, आप सब लाइट में पढ़ते हैं, और जहाँ पर लाइट नहीं होती है लोग सोलर लाइट का भी प्रयोग करते हैं, जिसे धूप में रख देते हैं, वो चार्ज हो जाती है और वो उसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही हमने जाना कि उस समय बच्चे तख्ती पर काम करते थे। तख्ती लकड़ी की ही स्लेट की तरह बनी होती थी, और उसको साफ़ करने के लिए धोना पड़ता था और फिर धोकर उस पर काम करते थे। उस समय इतना कागज़ उपलब्ध नहीं था। आप सब तो कॉपी पे लिखते हैं और बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इन कॉपियों को ख़राब भी करते हैं। एक पन्ना छोड़ा, एक पे लिखा, एक पन्ना छोड़ा, एक पे लिखा, जो कि सही नहीं है। हमें कॉपी को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से बनती है। और उस समय बच्चे तख्ती पर काम करते थे और उसको साफ़ करने में कुछ तो खेल में भी लग जाते थे, लेकिन फिर भी उसमें उनका समय बहुत लगता था। और अब आपका समय तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, आप लोग कॉपी बदल कर और एक भर जाती है और दूसरी ले लेते हैं। और हमने उस समय के कुछ खेलों के बारे में भी जाना, जैसे बलदेव चचा जो थे वो शतरंज खेलते थे, घुड़सवारी, गुलेल चलाना और इस तरह के खेल खेलते थे। लेकिन आज के समय के खेल उससे अलग हैं। आज हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो समय के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो इस आत्मकथा से हमें उस समय की बातें पता चलती हैं जो उस समय 1890 के आसपास होती थी। उस समय के बच्चों का बचपन कैसा था। और आपने देखा राजेंद्र प्रसाद जी का अक्षरारंभ उनके घर पर हुआ, वो स्कूल नहीं गए। शुरुआत में उन्होंने घर पर पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि उस समय इतने स्कूल नहीं होते थे। उस समय बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा है वो उनके घर पर होती थी। आज तो स्कूलों की संख्या बहुत हो गई है। 1 किलोमीटर पर जाओ तो आपको 2-3 सरकारी या प्राइवेट स्कूल बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। और बच्चों की शिक्षा उनके घर पर होती थी, या फिर उनको पढ़ने के लिए जैसे अंग्रेजी पढ़ना था तो दूर छपरा जाना पड़ा। तो उसी तरह से उस समय स्कूलों की संख्या कम होने के कारण इतनी ज़्यादा साक्षरता भी नहीं थी। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है प्रथा। प्रथा मतलब जो हमारे पुराने समय से चली आ रही मान्यताएं हैं, उनको हम प्रथा कहते हैं। फिर है कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार। आपका जैसे चाचा ताऊ ये सब आपके कुटुंब के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। विचित्र। विचित्र मतलब अजीब। आपने कुछ अजीब चीज़ें देखी होंगी तो उन्हें हम हिंदी में विचित्र भी कह सकते हैं। फिर है उत्साह। उत्साह मतलब जोश। आप उत्साहित हो जाते हैं किसी भी काम करने के लिए, आपको कुछ कहा जाता है तो आप बहुत ही उत्साह से करते हैं। फिर है कौतूहल। कौतूहल मतलब उत्सुकता। कहीं भीड़ लगी होती है तो हम लोगों को जानने की इच्छा होती है, कौतूहल होता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो कौतूहल मतलब उत्सुकता। तख्तपोश लकड़ी का बना हुआ चारपाई जैसा ही
बेड होता है जिस पर कि लोग बैठते हैं या फिर और अपने जो काम करने हैं वो करते हैं। सूर्योदय मतलब सूर्य का निकलना, तो उसे कहते हैं सूर्योदय। तख्ती, ये लकड़ी का ही स्लेट जैसा होता है जिस पर कि बच्चे लिखते हैं। अब हम जानते हैं शब्द अर्थ। इसमें हमारे कुछ कठिन शब्द थे, उनके हम अर्थ बताते हैं। तो बेखौफ, बेखौफ मतलब निडर, जिसको कोई भी डर ना हो। सबक यानी सीख या जानकारी, जो आपको स्कूल से सबक मिलता है, सीख मिलती है, या आपको घरों में भी सीख मिलती है। दरख्त, पेड़ को दरख्त भी कहते हैं। अक्षरारंभ, पढ़ने की शुरुआत। जब हम जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे अक्षरारंभ भी कहेंगे। बिस्मिल्लाह, शुभारंभ, किसी भी काम की शुभ शुरुआत को बिस्मिल्लाह कहते हैं। सुपुर्द मतलब सौंपना। अब विलोम शब्द हैं, तो इसमें जो हैं ये शब्द दिए गए हैं और ये इनका विलोम। विलोम मतलब हमें उस शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ वाला शब्द जो है वो लिखना है। जैसा छोटे बड़े, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सभी अपने स्कूल में पेंसिल लेते हैं और एक दूसरे की नापते हैं, मेरी बड़ी है, मेरी छोटी है, तुम्हारी छोटी है, मेरी बड़ी है। तो ये सब तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, छोटे बड़े। इधर उधर, हम लोग अक्सर कहते हैं ना, इधर आओ, नहीं नहीं उधर जाओ। अपना पराया, जो चीज़ मेरी है वो अपनी, जो दूसरे की वो पराया। नया पुराना, आप नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं और जब थोड़ा पुराने पहनते हैं तो थोड़ा कम खुशी होती है, तो नया और पुराना भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोमल कठोर, कोमल कोई नरम सी चीज़ और कठोर बहुत ही सख्त। जय जीत, जैसे आप खेलों में खेलते हुए जीत और हार करते हैं तो जय पराजय, जय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। चढ़ना, जब हम सीढ़ियों पर ऊपर जाते हैं तो उसे कहेंगे चढ़ना। उतरना, जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो उसे कहते हैं उतरना। आना, जैसे हम बाहर से घर आते हैं तो आना, और जाना, हम अपने घर से कहीं और को जाते हैं तो उसे कहेंगे जाना। तो अब हमारा है एक शब्दों का पिटारा, शब्दों का ये खेल है। इस खेल को आप अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हैं। तो इसमें 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पहला शब्द लिया है गुलेल, क्योंकि ये हमारी किताब में था, ये एक खेल होता है। तो मैंने पहला शब्द लिया है गुलेल, आप किसी भी शब्द से शुरू कर सकते हैं जैसे आप दूसरे खेलों को करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब ये आखिरी शब्द ख़त्म होगा उसी से आपको नया शब्द आखिरी वर्ण से आपको नया शब्द बनाना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा है पहले गु ले ल, तो अब हमने इनको अलग अलग किया, गु अलग, ले अलग, ल अलग। तो हमारा आखिरी वर्ण क्या है, ये देखिए ल, आखिरी वर्ण है ल। तो हम अगला जो शब्द बनाएंगे वर्ण से वो हमारा ल से बनेगा। तो हमने यहाँ क्या बनाया है, मान लो ये पहली टीम ने बनाया और ये दूसरी ने, तो दूसरी ने क्या बनाया, लोहा। तो लोहा में कैसे लिखा जाएगा, लो और जमा हा। तो हा जो है हमारा आखिरी वर्ण है। तो अब आखिरी वर्ण से हमें अगला वर्ण बनाना है। तो देखिए अगला है हमारा वर्ण हा। तो हा से हमें अगला शब्द बनाना है। तो क्या बनाया हमने, पहली टीम ने बनाया फिर से हाथी। तो अब हम इनको अलग अलग करेंगे, हा अलग और थी अलग। तो अब हमारा आखिरी वर्ण जो है इसमें वो है थी यानी था। तो हमने फिर आगे बनाया थ से थर्मस। आप सब लेके जाते हैं ना स्कूल, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो थ र म स।
तो अब इसमें आखिरी वर्ण क्या है? स। तो अगली टीम जो है वो स से बनाएगी। तो स से सूरज, सू स पे बड़े मतलब सूरज। तो अब आखिरी वर्ण क्या है इसमें हमारा? ज। तो इस तरह से इस खेल को आप अपने बहन भाई दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। अब है हमारा अगला भाषा के रंग। अब इसमें ये हमारे अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कोठरी, करते, रहा, में, वे, एक, थे। लेकिन इसका क्या मतलब बन रहा है? कुछ नहीं। जब तक एक सही क्रम में नहीं होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जब कोई मतलब नहीं बनेगा तो फिर ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर लिखा क्या है। तो ये हमने ये जो वाक्य लिखा है ये हमने अपनी किताब में पढ़ा है। तो इसको अब हम सही करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। वे यहाँ हम ले आए, एक, कोठरी, में, रहा, करते, थे। तो ये बन गया वे एक कोठरी में रहा करते थे। तो बच्चों अब अगला देखते हैं हम, इसमें क्या है। समय भी था खेलने के लिए कूदने दिया जाता। तो ये क्या लाइन थी हमारी, याद करो जरा। हाँ देखिए, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। आया ना मज़ा बनाने में। तो अब देखते हैं। आधा, प्राय, मिलती, छुट्टी, घंटे की थी। कैसा लग रहा है? नहीं समझ में आया? तो अब हम इसे सही करते हैं। प्रायः, आधा, घंटे की, छुट्टी, मिलती थी। तो ये हमारा बन गया प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। तो अब आगे देखिए। चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। तो ये तो याद ही होगा आपको, जैसे चारपाई पर मौलवी साहब सोते थे। तो ये हमारा बन गया चारपाई पर मौलवी साहब सोते थे। तो अब देखिए, अब हमारा अगला क्या है। धीरे धीरे, तरह तरह। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो इस तरह के शब्द कहाँ मिलेंगे जो एक ही जैसे दो दो हों, एक जैसे जो हैं। ये हमें अक्सर कविताओं में मिलते हैं। तो आप अपनी किताब में ढूंढेंगे, आपको ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे। तो आप अपनी कॉपी में इसे करेंगे। बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, उपसर्ग जो आगे आता है तो इसी तरह से है बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। तो बेदाग मतलब जिसमें कोई दाग ना हो, बेकसूर जिसका कोई कसूर ना हो, बेघर जिसका कोई घर ना हो, बेवजह जिसकी कोई वजह ना हो, बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ना हो, बेमिसाल जिसकी किसी कोई मिसाल ना दी जा सके। अब ये हैं प्रश्न। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो आप सभी जानते हैं, मौलवी साहब ने कराया था। उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? वो और उनके 2 चचेरे भाई। मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? पहले वाले मौलवी साहब विचित्र थे, बातूनी थे, और दूसरे वाले मौलवी साहब गंभीर थे और अनुशासित थे। देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि वो दिए में रेत की पोटली रखते थे। अब ये आपको कुछ अपने आप से काम करने हैं, लेकिन आप जानते भी हैं आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ था। तो ये सब आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये तो आपकी ही अपनी ही बात है। जैसे आत्मकथा में लिखा गया है, आप भी लिख सकते हैं। आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं, तो ये सब आपको भी पता है अपने स्कूल के विषय के बारे में। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो ये भी आप अपनी तरह से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा विषय पसंद है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए, ये आप अपनी लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, आपकी स्कूल में लाइब्रेरी में होगी। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए कौन थे। तो ये सब आप पता कर सकते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में। मैं बता भी सकती हूँ कि वो उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप सबका आज की कक्षा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।